भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक है उत्तर का बृहद मैदान। उसको पुनः नदियों के नाम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे सतलज प्लेन या पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र या असम प्लेन। गंगा के मैदान को पुनः उच्चावच और टोपोग्राफी या स्थलाकृति की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। आज आइए हम लोग निचले गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन की फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशाओं को देखते हैं। आप यह मानचित्र देख रहे होंगे जिसमें कि यह पश्चिम बंगाल राज्य प्रदर्शित किया गया है और इसके पूरब में बांग्लादेश है और इसके पश्चिम में बिहार और झारखंड तथा उड़ीसा है। उत्तर पश्चिम में नेपाल है और उत्तर पूरब में भूटान है और इधर पूरब की तरफ असम है। आइए हम लोग इसके भौतिक स्वरूप पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति का 2 आधार होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय स्थिति। खगोली में अक्षांश देशांतर पर ध्यान दिया जाता है। अक्षांशीय दृष्टि से यह निचला गंगा का मैदान 21 डिग्री 25 मिनट उत्तर से लेकर और 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय दृष्टि से यह 86 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब आइए हम लोग इसका क्षेत्रफल देखते हैं। यह 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है और इसी समय इसकी हम भौगोलिक स्थिति भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि लोअर गंगा प्लेन का अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में नेपाल स्थित है और इसके उत्तर में इंडिया का राज्य सिक्किम जो पर्वतांचल में स्थित है। उत्तर पूरब में भूटान एक पर्वतीय हमारा मित्र राष्ट्र है और इसके पूरब में असम का प्लेन या ब्रह्मपुत्र का प्लेन स्थित है और विशेष रूप से इसकी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले से निर्धारित होती है, जिसके पूरब में असम राज्य का धुबरी जिला और कोकराझार जिला आता है और दक्षिण पूरब में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है और इसकी दक्षिणी सीमा पर स्थित है बंगाल की खाड़ी का शीर्ष। इसके पश्चिम और दक्षिण भाग में उड़ीसा राज्य की सीमा है और यह सीमा सामान्य रूप से सुवर्ण रेखा नदी द्वारा निर्धारित होती है और यहाँ पर इसका पश्चिमी दक्षिणी जिला मिदनापुर है। मिदनापुर तट है, निक्षेप जनित तट है, निमज्जित तट है और यहीं पर एक बीच है जहाँ पर पर्यटक आते हैं। नाम है दीघा बीच। इस पश्चिम बंगाल प्लेन के पश्चिम में यह राज्य है झारखंड और यहाँ पर झारखंड में छोटा नागपुर पठार की सीमा लगी है। यहाँ पर आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य पूर्ण रूप से पठारी है, लेकिन इस पठार का पूरब की तरफ भी विस्तार है, अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य में भी कुछ जिले पठारी हैं और इसीलिए हम लोग अध्ययन किए थे कि छोटा नागपुर पठार या झारखंड की पूर्वी सीमा 150 मीटर समोच्च रेखा द्वारा अलग होती है और वही 150 मीटर की समोच्च रेखा इस झारखंड
या छोटा नागपुर पठार और निचले गंगा मैदान को अलग करती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट होना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार के कुछ जिले भी आते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, गिरिडीह और पुरुलिया। और निश्चित रूप से यह जिले पठारी भाग के हैं, इसलिए लोअर गंगा प्लेन का अध्ययन करते समय हम इन पठारी जिलों को बाहर रखेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य का भौगोलिक अध्ययन करते समय इन जिलों को हम पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत रखते हैं। और इसके पश्चात फिर शुरू हो जाता है बिहार राज्य, जो कि प्लेन है और बिहार की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा नेपाल से लगी है। यह रहा इस लोअर गंगा प्लेन की भौतिक स्थिति, या यह रही इसकी भौगोलिक सीमा। अब आइए हम देखते हैं फॉर्मेशन, इस प्लेन का निर्माण कैसे हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य एक ऐसा राज्य है भारतवर्ष का जिसमें भारत के चारों भौतिक प्रदेश मिलते हैं। अर्थात इसमें यदि हिमालय है और उसमें दार्जिलिंग की ऊंची चोटियां हैं, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में इस प्रायद्वीपीय पठार का भी पूर्वी भाग आता है। और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल लोअर गंगा प्लेन, निचले गंगा मैदान से बना हुआ है। और इसमें डेल्टाई भाग या समुद्र का तटवर्ती भाग भी आता है। अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य में हम निचले गंगा मैदान की बात नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के चारों भौतिक प्रदेश, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान और तटवर्ती मैदान सम्मिलित होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निचले गंगा मैदान की, इसलिए इसकी उत्तरी सीमा 150 मीटर समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। और यहाँ पर शिवालिक का दक्षिणी फूटहिल तराई भाग है, जिसको घर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बोल्डर से बने हुए विस्तृत भाभर क्षेत्र हैं और वहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियाँ अंतर्निहित हो जाती हैं और उसके बाद फिर बाहर भाभर से निकलती हैं। और इस तरह से घर के बाद दुआर भी होता है। ध्यान रखिएगा, दुआर और द्वार शब्द समानार्थी हैं। द्वार पश्चिम भाग में हिमालय की तलहटी में भाभर को कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार। लेकिन दुआर जैसे ग्रामीण शब्द लगता है, तो दुआर जैसे घर के बाहर का भाग, तो यहाँ पर इसको जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में दुआर कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। वैसे तो इसमें भारत के चट्टानों के चारों भौतिक प्रदेशों के स्वरूप मिलते हैं, लेकिन इसके फॉर्मेशन में हमको जाना होगा यहाँ की जियोलॉजी। यहाँ की जियोलॉजी में हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य एक निक्षेप जनित क्षेत्र है और यहाँ पर मालदा गैप स्थित है, जिसका भूगर्भ हम लोग सीख चुके हैं। मालदा गैप छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच में एक निम्न भूभाग है, जो भूभौतिकी कारणों से धंसा। और यदि मालदा गैप के ऊपर के जलोढ़ निक्षेप को हटा दिया जाए तो उसके नीचे वही लैटराइट चट्टानें हैं और यही छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार की ही चट्टानें मिलती हैं। इसका मतलब हुआ कि मालदा गैप का भूभाग अधोगमित हुआ है, नीचे की तरफ धंसा है। क्यों धंसा है? क्योंकि यह विवर्तनिकी दृष्टि से संवेदनशील है और
इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके थे कि पूरा का पूरा गंगा तंत्र और पूरा ब्रह्मपुत्र तंत्र जब अरावली तंत्र के ऊपर उठने के फलस्वरूप दोनों दक्षिण की तरफ मुड़े, तब पर्याप्त मात्रा में इस पर अवसादीकरण हुआ। अवसाद भार से यह भाग धंस गया, जिसका परिणाम मालदा गैप का निर्माण और दक्षिण में यहाँ पर लगभग 150 मीटर की गहराई पर खड़े जमीन में धंसे हुए सुंदरी वृक्ष हैं, सुंदरी वन हैं। परिणाम क्या हुआ कि इस अक्ष के सहारे अर्थात यदि मालदा क्षेत्र और अंडमान तथा सुमात्रा क्षेत्र को एक रेखा में मिलाया जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की भूसन्नत धंसी। धंसने का परिणाम क्या रहा और धंसने का कारण भी क्या रहा, कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। ये पश्चिम में अरावली क्षेत्र और पश्चिम घाट पर्वत का ऊपर उठना और उसी समय अराकानयोमा और सुमात्रा क्षेत्र का भी ऊपर उठना, और ऊपर उठने को अपवार्पिंग कहा जाता है, यहाँ नीचे धंसने को डाउन वार्पिंग कहा जाता है। पूरा का पूरा निचला गंगा का मैदान या पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का अधिकांश भाग भूभौतिकी कारणों से नीचे धंसा। इसीलिए इसके फॉर्मेशन में, निर्माण में लिखा हुआ है कि ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल जियोसिंक्लाइन। बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल खाड़ी भूसन्नति के डाउन वार्पिंग निमज्जन के कारण और उसी समय अप वार्पिंग ऑफ डेल्ही रिज एंड अराकानयोमा अंडमान एंड सुमात्रा ट्रैक्ट शिवालिक और इंडो ब्रह्म रिवर टर्न्ड साउथवर्ड, हेंस मालदा गैप वाज फॉर्म्ड। जिसका मतलब हुआ कि डेल्ही ट्रैक्ट के अपवार्पिंग या ऊपर उठने और अराकानयोमा अंडमान और सुमात्रा क्षेत्र के ऊपर उठने अपवार्पिंग के कारण और उसी के फलस्वरूप बीच के इस क्षेत्र के डाउन वार्पिंग के कारण। डाउन वार्पिंग का कारण क्या है? जो शिवालिक पर्वत के स्थान पर पहले एक पूरब से पश्चिम इंडो ब्रह्म नदी बहती थी, अरब सागर में गिरती थी और इसका नाम शिवालिक नदी भी था, वह पूरा का पूरा तंत्र यहाँ दक्षिण मुड़ गया, क्योंकि बीच का भाग डाउन वार्पिंग के कारण नीचे चला गया। जैसे ही नीचे गया वैसे ही पूरब से आने वाली सभी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक, और उसी समय गंगा और यमुना भी जो पहले पश्चिम वाही थी अब पूरब वाही हो गई, क्योंकि यह क्षेत्र भूभौतिकी कारण से अधोगमित हो गया, डाउन वार्प हो गया, इसलिए यह भाग नीचे धंस गया। और इस तरह से पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से उसका लोअर गंगा प्लेन, निचला गंगा का मैदान इस तरह से निर्मित है और उसमें अवसादन किया गया है। किसके द्वारा? विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा, जो यहाँ पर पद्मा कहलाती है, उसकी सहायक नदियों द्वारा। अब आइए हम देखते हैं कि यह डाउन वार्पिंग या यहाँ पर मालदा गैप की धंसने की कथा क्या सत्य है, ये इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं या कोरी कल्पना है। एविडेंसेज में इन डेल्टा इरेक्ट रूट्स ऑफ सुंदरी ट्रीज एंड पीट्स occurring at about 6 to 11 meter and 150 meter below the sea level reveal subsidence of delta। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग में जहाँ हुगली नदी गिर रही है, रिसर्चेस से पता लगता है कि यहाँ पर पूरे सुंदरबन क्षेत्र में 6 से 11 मीटर की गहराई पर कुछ सुंदरी वृक्ष के खड़े तने मिले हैं, जो आज मिट्टी के
अवसादन के फलस्वरूप नीचे मिलते हैं। लेकिन यदि पुनः गहराई में सर्च किया जाए तो 150 मीटर की गहराई पर भी सुंदरी वृक्ष के खड़े तने मिलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष का यह क्षेत्र है और इसका निमज्जन हुआ 2 चरणों में हुआ। सबसे पहले चरण में यह जो धरती थी जिस पर सुंदरी वन थे वह 150 मीटर नीचे धंस गया। पुनः जब सतह पर सुंदरी वृक्ष उगे वह यहाँ पर विवर्तन की घटनाओं के कारण पुनः निमज्जित हुआ और 6 से 11 मीटर की गहराई पर वहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसका रिलीफ, लेकिन रिलीफ के पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ड्रेनेज या प्रवाह। इसमें देख रहे होंगे कि इस पूरे क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, जिसमें आप देख रहे होंगे ये है नदी तीस्ता, और तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर तीस्ता पुलिस चौकी के पास प्रवेश करती है इस पश्चिम बंगाल राज्य में, और विशेष रूप से यहीं पर जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी है। जलपाईगुड़ी एक ऐसा नोडल पॉइंट है जहाँ से प्लेन समाप्त होता है, फुटहिल पर स्थित है और उसके उत्तर में जाने पर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और दुआर के ठीक बाद यहाँ पर यह पर्वतीय क्षेत्र है और इसके पास में ही शिवालिक की तलहटी है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो मिडिल हिमालय पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, और उसके उत्तर में सिक्किम है, वह पर्वतीय क्षेत्र है, और इसका पूर्वी भाग कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल का ही है। और यहाँ पर 2 ऐसे गांव हैं जो बांग्लादेश के हैं, एक अंगारपोता, एक दाहा ग्राम, जिसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश के 2 गांव जो कूच बिहार ज़िले में हैं उनको एक कॉरिडोर गलियारा देना पड़ा, और यह गलियारा भारत ने दिया जिसका नाम 3 बीघा कॉरिडोर है। हम आइए ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे। यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पर एक नदी है महानंदा। भारत में कई ट्रेन चलती हैं नदियों के नाम पर, क्षिप्रा एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस। इसलिए जब किसी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के सामने रिवर का नाम हो तो निश्चित रूप से उस रिवर को मैप पर लोकेट कर लेना और उसकी जानकारी कर लेना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। यह महानंदा कुछ दूर तक बॉर्डर बनाती है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का और बिहार का, और पुनः चली जाती है दक्षिण में, लेकिन कुछ दूर तक यह पश्चिम फिर पूरब बहती है। अर्थात यहाँ पर महानंदा नदी अपना रास्ता परिवर्तित करती है। क्यों? क्योंकि इसी के पश्चिम में कोसी नदी है जो लगभग मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन की सीमा पर बहती है। हम लोग कोसी नदी को देखें कि किस तरह से यह अपना रास्ता पश्चिम की तरफ खिसकाई है, अर्थात यहाँ पर विवर्तनिकी हलचलें भी हैं, प्लस यहाँ पर बाह्य निक्षेपकारी शक्तियाँ भी हैं। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली गंगा की मुख्य धारा है, और गंगा नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के सहारे प्रवाहित होती हुई पश्चिम से पूरब प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही गोड्डा जिले या राजमहल पहाड़ियों के उत्तरी पूर्वी छोर पर पहुंचती है, तुरंत ढाल परिवर्तित होने के कारण इसकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब हो जाती है, और यहाँ पर इसकी दिशा आप देख रहे होंगे। यह मालदा गैप है, मालदा क्षेत्र है, और यहीं पर आप फरक्का बैरेज
देख रहे होंगे, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा नदी पर बना हुआ है। और इस तरह का भारत में 2 बड़ा बैरेज है, एक पंजाब राज्य में हरीके बैरेज और दूसरा पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज से ही मेन नदी मुख्य गंगा की धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहाँ उसका स्थानीय नाम पद्मा हो जाता है। लेकिन इस बैराज से कुछ जल दक्षिण की तरफ इस गंगा की वितरिका में प्रवाहित किया जाता है और गंगा की इस वितरिका का नाम हुगली नदी है। हुगली नदी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब हुआ कि 2 नदियों का प्रवाह तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, लेकिन यहाँ फरक्का बैरेज के बाद इसका प्रवाह दक्षिण की तरफ हो जाता है, उत्तर से दक्षिण, और यह हुगली नदी सीधे दक्षिण आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन एक वितरिका इसकी और है, हरिया भंगा, जो पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस तरह से यह एक प्राकृतिक सीमा है। हरिया भंगा नदी के मुहाने पर भारत या पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच विवाद भी बना रहता है, क्योंकि इसी के समक्ष न्यू मूर आइलैंड स्थित है। न्यू मूर आइलैंड के पॉलिटिकल डिस्प्यूट को हम लोग आगे सीखेंगे। आइए हम लोग ड्रेनेज में देखते हैं कि यहाँ पर रिवर मयूराक्षी है, जो सहायक है हुगली नदी की। यहाँ पर प्रवाह सीधे पश्चिम से पूरब है, क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड, जिसमें वर्षा का जल इस ऊंचे पठार से पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होता है। और इसी तरह से इसी पठार से निकलने वाली नदी दामोदर है, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है, क्योंकि यह इस पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पर्याप्त मात्रा में जल लाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में यह बाढ़ का कारण है। लेकिन अब यह दामोदर पश्चिम बंगाल के लिए वरदान सिद्ध हो गई है, और विशेष रूप से बिहार के लिए भी, क्योंकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जब से बना तब से इस पर बाराकर, मैथान, तिलैया इत्यादि बांध बना दिए गए हैं। हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी क्या स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या यह हुगली में मिलकर तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसके लिए आप मानचित्र को ध्यान से देख लीजिएगा कि यह नदी, दामोदर नदी, पहले हुगली नदी में मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहीं पर हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट सब हैं, जिनका विस्तृत वर्णन हम लोग पश्चिम बंगाल राज्य में करेंगे। अभी लोअर गंगा प्लेन में हम लोग इसकी विशेष रूप से भौतिक दशाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह से ये रहा प्रवाह, और प्रवाह का मुख्य कारण उच्चावच है, और हम लोग इसी प्रवाह के आधार पर ही यहाँ के उच्चावच का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग रिलीफ उच्चावच की बात करते हैं, जिसमें जनरल ग्रेडियंट 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, अर्थात यदि उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर पर 2 सेंटीमीटर का ढाल होता है। ढाल यहाँ पर कम है। ढाल कम क्यों है? क्योंकि यहाँ का ये पूरा भाग निक्षेप जनित है और नदियाँ विसर्पाकार मार्ग से बहती हैं, अर्थात इस क्षेत्र में जलाप्लावन अधिक होगा। इसमें एक भूभाग है, क्षेत्र है या उच्चावच है, दुआर इन जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। यहाँ दार्जिलिंग के दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को कहते हैं
द्वार जो शिवालिक की तलहटी में है, बड़े बड़े बोल्डर और भाभर से निर्मित है। दूसरा स्थल रूप है स्लोपी मार्जिन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार का ढलुआ भूभाग और विशेष रूप से गोंडवाना फॉर्मेशन। हम लोगों ने देखा कि इसके पश्चिम भाग में छोटा नागपुर पठार है, यहाँ झारखंड है और इसका ढाल पश्चिम से पूरब है और यही है 150 मीटर की समोच्च रेखा और यह गोंडवाना युगीन चट्टानों का बना हुआ है, अत्यधिक प्राचीन चट्टानों का। और मानसून आकर इस प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार के पूर्वी ढलानों पर पर्याप्त वर्षा करता है, जिससे यहाँ का ढाल पश्चिम से पूरब है और चट्टानें अत्यधिक प्राचीन है। तीसरा है मिदनापुर कोस्ट दीघा बीच। यहाँ पर दक्षिणी भाग में मिदनापुर तट है जो निक्षेप जनित है और यह निक्षेप आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। जैसा हम लोग चर्चा किए थे, दीघा बीच भी इसी में है और यहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी एक प्राकृतिक सीमा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच में। और यही सुवर्ण रेखा नदी इम्पॉर्टेंट है किस दृष्टि से, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी है या कौन सी वह प्राकृतिक सीमा है जो अलग करती है पूर्वी तटीय मैदान को और लोअर गंगा प्लेन या निचले गंगा मैदान को, तो आप उत्तर देंगे सुवर्ण रेखा। अर्थात सुवर्ण रेखा नदी के दक्षिण में पूर्वी तटीय मैदान जो निक्षेप जनित है और सुवर्ण रेखा नदी के उत्तर अर्थात दीघा बीच के आसपास से निचले गंगा मैदान लोअर गंगा प्लेन की सीमा लगती है। इस तरह से यह सुवर्ण रेखा नदी एक प्राकृतिक सीमा है जो दो भौतिक प्रदेशों को अलग करती है। अगला है एक्टिव डेल्टा, सक्रिय डेल्टा। यहाँ देख रहे होंगे कि आज भी डेल्टा का निर्माण हो रहा है और इस पृथ्वी पर दो डेल्टा ऐसे हैं जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा और दूसरा गंगा का डेल्टा। और गंगा का डेल्टा पूरे पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के तट के सहारे दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है और इस पृथ्वी की सबसे तीव्र गति से सक्रिय होने वाली भूसन्नति जियोसिंक्लाइन बे ऑफ बंगाल जियोसिंक्लाइन बंगाल की खाड़ी की भूसन्नति है। और इस तरह से यहाँ का डेल्टा आज ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत पहले से ही बढ़ रहा है। इसीलिए डेल्टा का अध्ययन मालदा गैप से हुगली वितरिका से प्रारंभ होकर और आज तट तक किया जाता है। और इसी में डेल्टा के तीन रूप होते हैं। एक मोरीबंद डेल्टा जो लगभग इस समय सक्रिय नहीं है, ठोस हो चुका है, उस पर या तो वन हो गए हैं या कृषि की जा रही है या अधिवास सड़क प्रतिरूप बन गया है। और इसके और दक्षिण में आने पर मैच्योर परिपक्व डेल्टा है, यहाँ भी मानवीय क्रियाएं हो रही हैं, सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास हो रहा है। और तीसरा है एक्टिव डेल्टा, सक्रिय डेल्टा, जहाँ पर आज नदियाँ डेल्टा पर निक्षेप कर रही हैं, डेल्टा का अग्रगमन हो रहा है और डेल्टा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह से डेल्टा के अग्रगमन आगे बढ़ने से यहाँ पर नई ज़मीन मिल रही है। अर्थात यदि 24 परगना जिले का क्षेत्रफल देखा जाए तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यद्यपि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पार्थिव ऊष्मन के कारण सी लेवल भी बढ़ रहा है। इसलिए इस एक्टिव डेल्टा क्षेत्र में जितना नदियों द्वारा निक्षेप हो रहा है, डेल्टा दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा है, उतना ही समुद्र तल के ऊपर उठने के फलस्वरूप वह निमज्जित भी हो जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सी लेवल उतना तेज
नहीं उठ रहा है जितना तेज नदियों द्वारा अवसाद लाया जा रहा है। इसलिए न्यूमूर द्वीप जैसे छोटे छोटे द्वीप वहाँ अस्तित्व में आ जाते हैं, जो हरियाभंगा नदी के सामने पड़ने के कारण विवाद का विषय बन जाते हैं। राजनैतिक विवाद उस समय बांग्लादेश और भारत के बीच में खड़ा हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि एक्टिव डेल्टा, सक्रिय डेल्टा, ये नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिले डेल्टाई भाग में हैं। इसमें सक्रिय डेल्टा पूर्ण रूप से फैला हुआ है। वेयर 7 मीटर हाई टाइड कैन सबमर्ज कोलकाता, जहाँ पर यदि 7 मीटर ऊंचा ज्वार आ जाए तो कोलकाता शहर डूब सकता है। अर्थात कोलकाता शहर की सी लेवल से औसत ऊंचाई 7 मीटर है और कोलकाता शहर को 2 खतरे हैं। एक तो यहाँ पर यदि सामान्य से ऊंचा ज्वार आ जाए, दूसरा यह क्षेत्र यदि अधोगमित हो रहा है, धंस रहा है, तो निश्चित रूप से कोलकाता शहर कभी एक लंबे भौगर्भिक भविष्य में नीचे धंस सकता है, उस पर अवसाद जमा हो सकता है, जो आज सुंदरी वृक्ष के साथ हुआ है, सुंदरी वन के साथ हुआ है। 150 मीटर की गहराई पर धंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, वही कोलकाता शहर के साथ हो सकता है। अगला बिंदु है 4 पैरेलल लाइन ऑफ स्टेबलाइज्ड 4 ड्यून्स। यहाँ पर 13 मीटर ऊंचे समुद्र तल से लगभग 13 मीटर ऊंचे सैंड ड्यून्स हैं और यह 4 ड्यून हैं। हम लोग सैंड ड्यून पढ़ते हैं उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की आकृति, लेकिन नदियाँ भी अपने मुहाने के पास बारीक मिट्टी, सैंड, सिल्ट, क्ले जमा करती हैं। बरसात के समय में डेल्टा भाग में नमी रहती है, लेकिन सूखे समय में डेल्टा के भी कुछ भाग सूख जाते हैं, जो वायुड़ प्रक्रम के द्वारा वहाँ पर बालुका स्तूप में परिणत हो जाते हैं। वायुड़ प्रक्रम वहाँ क्यों चलता है? क्योंकि ग्रीष्म काल में तटीय भागों में सी ब्रीज, समुद्री पवन, और लैंड ब्रीज, स्थलीय पवन चलता है, जो बालू को तट के समानांतर पैरेलल निक्षिप्त कर देता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये 4 समानांतर सैंड ड्यून्स हैं, पैरेलल हैं, स्टेबलाइज्ड माने स्थिर हैं, जिनको 4 ड्यून कहा जाता है। यह वायुड़ प्रक्रम के परिणाम हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 13 मीटर के आसपास है। और अगला पॉइंट है बिल। एक स्थलाकृति यहाँ पर बिल होती है। बिल का मतलब होता है दलदल, स्वाम्प एंड मार्श। इस पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से इस फरक्का बैरेज के दक्षिण वाले भाग में निम्न भूभाग को बिल कहते हैं, जिसमें स्वाम्प होते हैं और मार्श होते हैं। स्वाम्प का मतलब हुआ कि उसमें साल भर पानी भरा रहता है। मार्श का मतलब हुआ कि उसमें कुछ महीनों तक पानी रहता है, कुछ महीने सूखे रहते हैं। तो इस तरह से यह दोनों क्षेत्र निम्न भाग हैं। क्यों निम्न भाग हैं? क्योंकि यहीं मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में, मोरीबंद डेल्टा के दक्षिण में ही पूरा का पूरा बढ़ा हुआ डेल्टा है, और यह मैच्योर डेल्टा है, जहाँ पर नदियों ने विसर्ग बनाया है, बरसात का जल संचित रहता है, और इसीलिए बिल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नमी रहती है और धान की खेती होती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल राज्य में या निचले गंगा मैदान में धान की 3 फसलें होती हैं, अमन, औस, बोरो। 13 बिल यहाँ का एक स्थल रूप। अगला है मोरीबंद डेल्टा, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि यह पहले सक्रिय डेल्टा था। समुद्र यहाँ न होकर यहाँ तक था, नदियाँ यहीं पर समुद्र में गिरती थी,
यही निक्षेप होता था और धीरे धीरे यह निक्षेप बढ़ते बढ़ते आज यहाँ हो गया है। इस तरह से यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य या लोअर गंगा प्लेन समुद्र पर अतिक्रमण करते चला जा रहा है। और नेक्स्ट है बरिंद प्लेन। बरिंद प्लेन ऑफ ओल्डर अलुवियम, यह बहुत पुराने जलोढ़ से बना हुआ है और यह स्थित है विशेष रूप से कोसी नदी और संकोश नदी। कोसी नदी हम लोग नेपाल के दक्षिण बिहार राज्य में मिडिल गंगा प्लेन में देखे थे, जो नेपाल के एवरेस्ट पर्वत से निकलकर कोसी नदी पश्चिम की तरफ अपना विसर्ग बनाती हुई गंगा में मिल रही थी। और यहीं पर पूरब में एक संकोश नदी है और एक महानंदा नदी है। इस तरह से कोसी नदी, संकोश नदी और महानंदा नदियों द्वारा यह एक ऐसा निक्षेप जनित मैदान है जिसको कि बरिंद प्लेन कहा जाता है। और यह बरिंद का मैदान पुराने जलोढ़ से निर्मित है। आज नया जलोढ़ यहाँ पर जमा हो रहा है दक्षिणी भाग में एक्टिव डेल्टा में, लेकिन पुराना जलोढ़ यहाँ पर है। इस तरह से ओल्डर अलुवियम या पुराना जलोढ़ निर्मित करता है इस बरिंद प्लेन को। एक आश्चर्यजनक स्थलाकृतिक या संरचनात्मक विशेषता इस पश्चिम बंगाल या विशेष रूप से लोअर गंगा प्लेन की ये है कि इसके पश्चिमी भाग में छोटा नागपुर पठार की गोंडवाना युगीन प्राचीनतम चट्टानें मिलती हैं। वहीं पर इसके उत्तरी भाग में शिवालिक की टर्शियरी तृतीयक युगीन चट्टानें मिलती हैं। वहीं पर एक्टिव डेल्टा, सक्रिय डेल्टा और विशेष रूप से हरियाभंगा नदी में नवीनतम जलोढ़ अर्थात आज का जलोढ़, इस वर्ष का जलोढ़ जो नदियों द्वारा लाया जा रहा है वो मिलता है। इस तरह से इस क्षेत्र में प्राचीनतम से नवीनतम संरचना पाई जाती है। यह रही भौगोलिक या भौतिक दशा विशेष रूप से इस निचले गंगा मैदान की। और यदि इसका भौतिक स्वरूप आपके मस्तिष्क में है तो निश्चित रूप से यह आगे के जनसंख्या, अधिवास, सड़क प्रतिरूप और यहाँ के अन्य सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही इसी आधार मानचित्र के और भौगोलिक दशाओं के आधार पर आप इसको कृषि जलवायु प्रदेश के रूप में पढ़ सकते हैं और भारत के नियोजन प्रदेश के रूप में पढ़ सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से बाढ़ नियोजन और बाढ़ नियोजन और मृदा नियोजन का भी अध्ययन कर सकते हैं।